नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित था, हमने गणित की कक्षाएं आरंभ की थी और उनमें हमने काफ़ी कुछ पोर्शन कवर किया है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एकीक नियम और तुलनात्मक प्रश्न। और इस एकीक नियम को शुरू करने से पहले हमारे पिछली क्लास के कुछ साधारण ब्याज के सवाल बच गए थे। तो साधारण ब्याज के विगत वर्षों के प्रश्न जो आपके पिछले सालों में आए थे। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे। अब ये इतने रुपए वापस करता है, इसका मतलब इसमें मूलधन भी शामिल है। तो इसने ये वापस क्या किया है, मिश्र धन किया है। हमने पढ़ा था मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज, आपने कहा मिश्र धन उसने वापस लौटाया, यानी कि 7,250 उसने लौटा दिया। मूलधन पी हमें पता नहीं, माना पी, और ब्याज भी तो हमें निकालना है। उसने कहा कितने रुपए उधार लिए थे, मतलब मूलधन हमें पता करना है और ब्याज भी हमें पता नहीं है। तो मुझे चाहिए ब्याज, तो इस मूलधन को मैं इसमें से घटाऊंगा। कहने का मतलब अगर आपको जिसका मान चाहिए उसको तो बराबर के एक तरफ रखो और बाकी वाले को इधर भेज दो। आपने कहा मुझे चाहिए ब्याज, तो ये रखा ब्याज। तो आप कहोगे ये आ जाएगा इस तरफ, तो उस तरफ तो प्लस का है और इस तरफ आएगा तो माइनस का। 7,250 माइनस पी, ये आपका क्या होगा, ब्याज होगा। कहने का मतलब 3 साल बाद उतने जितने उसने रुपये लौटे थे ना, उनमें क्या शामिल था, मूलधन शामिल था। अगर मैं उन रुपयों में से मूलधन घटा दूंगा तो जो पीछे बचेगा वो हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। अब ब्याज निकालना में आता है कैसे, हमने पढ़ा था साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज क्या पढ़ा था, साधारण ब्याज का फॉर्मूला कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। जबकि ये तो वास्तविक फॉर्मूला है ही नहीं। हमने पढ़ा वास्तविक फॉर्मूला तो क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर। 100 इस वजह से आया है कैलकुलेशन आसान करना। दर दर होती है वो प्रत्येक 100 पे होती है, तो हमने हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए फॉर्मूले में क्या लगाते हैं, हम 100 लगाते हैं। बट मतलब 100 तो आएगा ही क्योंकि दर 100 के सापेक्ष चलती है। ठीक है, अब मूलधन पता नहीं है पी, इंटू समय कितना है 3 वर्ष, ये रहा समय कितना है 3 वर्ष, और दर कितनी है 15% बट्टा 100, ये होगा आपका ब्याज। आप कहोगे यहाँ से तो ब्याज ऐसे आया, मूलधन इंटू 3 इंटू 15/100। अब ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, दोनों की आपस में तुलना कर लेते। तो करो तुलना से, तुलना से। आप कहोगे तुलना से ब्याज का मान क्या है, ये है, रख दो यहाँ पे 7,250 माइनस पी बराबर पी गुणा 3 गुणा 15/100। अब अगर कोई मतलब सरल होता है कर लो, आपका होता है इसमें 5 का भाग जाएगा 3 बार और इसमें 5 का भाग गया 20 बार। तो आप कहोगे इस तरफ तो बचा 7,250 माइनस पी बराबर पी गुणा 3 गुणा 3/20। अब 20 इस तरफ भाग में तो बराबर के इस तरफ आएगा तो गुणों में, तो करवा दो गुणों में। 20 गुणा 7,250 माइनस पी बराबर 3 गुणा 3 9 गुणा पी यानी कि 9 पी। अब करवा दो आप इससे गुणा, तो आप कहोगे ये इससे गुणा होगा तो 2 जीरो के तो 2 जीरो आ जाएंगे, 10 का जीरो असर लगी 1, 4 और 1 5 और 7 2 14। गुणा ऐसा करना, देखो आपको जीरो को छोड़ देना है, 2 जीरो है तो 2 2 जीरो तो आएंगे। फिर आपको ये संख्या नहीं, संख्या से गुणा गुणा करो आप, तो करो संख्या का गुणा करें 5 के साथ, 2 का गुणा 5 10, असल लगी 1, 2 का गुणा 2 के साथ 4 और असल का 1 5, फिर 2 का गुणा 7 के साथ 14, माइनस 20 गुणा पी कितने हो गए 20 पी हो गए। अगर कोई संख्या कोष्टक के बाहर होती ना, उसका गुणा दोनों के साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ भी होगा और इसका गुणा इसके साथ भी होगा। बराबर कितना है 9 पी। आप कहोगे अब ये 20 पी इधर माइनस के बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस के, यानी कि 9 पी प्लस 20 पी, तो 9 और 20 कितने हो गए 29 पी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप ए बराबर बी लिख सकते हो और बी बराबर ए लिख सकते हो। आपने मतलब ये क्रम बराबर के इधर उधर आप चेंज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आप 29 पी बराबर ये कितने 1,45,000, हमें से ये केवल पी का मान, तो पी बराबर 1,45,000 बट्टा
29। देखो इसके अंदर आप भाग होता है क्या, कैंसिल आउट। आप कहोगे इसके अंदर गया 29 का भाग एक बार, अब 14 में जाएगा नहीं 145। इसके अंदर 29 का भाग गया 4 बार, तो ये तो 29 का भाग गया 4 बार, तो कितने हुए 29 गुणा 4 36, 8 और 3 11 मतलब 116। 29 गुणा 5 करो कितने होते 45, 10 और 4 14 145 बार। आपको कि 5 बार जाएगा, पूरा पर जा रहा है। तो 29 गुणा 5 करते तो 145, तो इसमें तो गया 5 बार। अब ये 3 जीरो पीछे है तो 5 के पीछे लगा दो 3 जीरो। तो हमारा जो पी आया है वो कितना आया है 5000 आया है। पी कितना आया है 5000। और पूछा क्या है कि कितने रुपए उधार लिए, मतलब मूलधन पूछा है, और मूलधन है कौन 5000 है। तो ये जो आपका ऑप्शन है एज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप भाग दे के देख लेना ना, पी बराबर क्या है 1,45,000 और उसमें भाग देना किसका 29 का, जाएगा बराबर 5 बार। इसमें तो गया 1 बार, अब 145 में 5 बार और पीछे जीरो है, उतने जीरो आप पीछे लगा देना। अगला प्रश्न देखो, 500 रुपये का 6 महीने का 8% की 6 माही दर है। 6 माही दर है मतलब समय किस में लेना है कि 6 महीने के एक पैक को 6 महीनों को एक मानना है। तो आप कहोगे मूलधन तो दिया है कितना 500 रुपये, मूलधन कितना है 500 रुपये, और दर कितनी है 8%, और दर कैसी है 6 माही दर है। तो आपको जो समय है वो 6 महीनों को एक मानना है, 6 महीनों को एक मानना है। अब दिया भी कितना है 6 महीने दिए तो एक लेना है आपको समय की जगह। अगर आपको 6 महीने की जगह पूछ दिया होता 1 वर्ष, तब आप समय की जगह कितने लेते 2 लेते, क्योंकि 1 वर्ष में कितनी 6 महीने होती है 2 होती है। 1.5 वर्ष दिया होता तो 3, 4 2 वर्ष दिए होते तब आपको कितनी लेनी होती 4 लेना होता। तो समय का मान लिया 1, क्योंकि दर कितनी है 6 माही है, मतलब प्रत्येक 6 माही को आपको क्या मानना है 1 मानना है। आ गया। अब पूछा क्या ब्याज, तो ब्याज का फॉर्मूला सीधा सा क्या होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। आप रखो मूलधन का मान कितना है 500, दर कितनी है 8 और समय है 1 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ऊपर बचे 5 गुणा 8 गुणा 1, तो 8 गुणा 5 कितने हो गए 40, 40 गुणा 1 40। तो आपका जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 40 रुपये, और जो आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन। अगला देखो, 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% की मासिक दर से क्या होगा। समय लेना 1 वर्ष तक का पूछा है, और दर कौन सी है मासिक। तो सबसे पहले तो मूलधन कितना है, मूलधन आप कहोगे मूलधन है 500 रुपये, और दर कितनी है 1%, और दर है कैसी मासिक दर है। कैसी दर है मासिक। तो अब आपको जो समय है ना वो महीनों में लेना है। तो आप कहोगे यहाँ पे 1 वर्ष है तो समय लूंगा 1 वर्ष में कितने महीने होते 12, तो समय आपको लेना है 12 महीने, 12 महीने ले लेना। अब पूछा है ब्याज, तो सीधा सूत्र लगाओ ब्याज का। क्या होता है ब्याज मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। साधारण ब्याज में तो इतनी लंबी चौड़ी गणित है ही नहीं, चक्रवर्ती ब्याज होता तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता मामला, लेकिन इसमें तो बिल्कुल आसान है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना यही है समय कैसे लेना है, और यहाँ दर का ध्यान रखना, दर कैसी है और दर के सापेक्ष आपको समय लेना है। उस हिसाब से आप कहोगे मूलधन है 500 इंटू समय कितना है 12 गुणा दर है कितनी 1 बट्टा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ऊपर बचे 5 गुणा 12 यानी कि 60, जो कि आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आए हैं। अगला, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ये कह रहा है कि 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा कि मूलधन का 2/5 होगा, तो गुणा मूलधन, मूलधन का 2/5 होगा। तो बताओ पहले 10 वर्ष का निकाल दो आप ब्याज, तो ब्याज मूलधन इंटू दर कितनी दी है, दर में क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो दर की जगह दर इंटू समय, समय कितना दिया है 10 वर्ष बट्टा 100 बराबर 2/5 गुणा पी। अब आप कहोगे सर इसमें दर में कुछ है ही नहीं, मैंने कहा जब दर पीछे नहीं लिखा हो ना मासिक है वार्षिक है, तब आपको उसे क्या मानना है वार्षिक दर मानना है। तो वार्षिक मान लिया हमने, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, और पी से पी कैंसिल आउट। बराबर के दोनों तरफ अगर समान संख्या होती है ना वो कैंसिल आउट। जैसे मैं कहूँ x गुणा ए है और इधर है b गुणा x, तो x कैंसिल आउट। कैसे हुआ कि ये इसके गुणों में,
तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में, तब आप ऐसे करोगे a बराबर b गुणा x बट्टा x, तब x से x कैंसिल आउट होता है, तो सीधे काट दो ना x से x, तो p से p कैंसिल आउट। फिर आप कहोगे इधर तो बचा है 10, सॉरी दर बट्टा 10 बराबर 2/5, हमें चाहिए दर, ये इसके भाग में, बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुणों में, दर बराबर 2/5 गुणा 10, 5 का भाग एक बार और इसमें 5 का भाग 2 बार, यानी कि 2 गुणा 2 4, यानी कि 4%, जो कि आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन। ऐसे कितने वर्षों में, अब आपको समय बताना है, समय आपके पास नहीं है, समय हमें ज्ञात करना है, और दर दे रखी कितनी 12%, वार्षिक दर है, ठीक है वार्षिक दर है, वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज ये हो जाएगा, और ब्याज भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है ब्याज 1080, और मूलधन है आपके पास में 3000, ठीक है 3000। अब पूछा क्या है क्षमे, तो लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला ब्याज का, कि ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। अब आप कहोगे ब्याज तो हमें दे रखा है 1080 बराबर मूलधन कितना है 3000 इंटू दर कितनी है 12 इंटू समय हमें क्या करना है ज्ञात करना है, तो समय की जगह आप क्या करो समय ही रखो बट्टा 100। आप कहोगे 10 से 10 से 10, तो इस तरफ तो रह गए 1080 बराबर 30 इंटू 12 इंटू समय, इतने रहे ना भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो, एक रहा भाग में, एक का कोई मतलब नहीं है। फिर आप कहोगे हमें चाहिए समय, ये इसके किस में गुणों में, इस तरफ आएगी तो भाग में, तो आप कहोगे 1080 बट्टा 30 गुणा 12 बराबर कितना है समय, 10 से 10 कैंसिल आउट, फिर पीछे बचा 3 और यहाँ बचा 108, 3 में 3 का भाग एक बार और 108 में 3 का भाग 3 बार और 36 बार, तो आप कहोगे 36 बचा ऊपर और नीचे बचा 12 बराबर समय। अब 36 में 12 का भाग 3 बार, तो आपका समय आ गया 3 वर्ष, 3 वर्ष, जो कि ऑप्शन है ए ऑप्शन। वार्षिक दर है तो समय वर्ष में आएगा, तो आ गया 3 वर्ष। आगे देखो, श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल दर की ब्याज से बैंक में जमा करवाई। प्रथम राशि का चौथा हिस्सा शेष राशि के 5 हिस्से के बराबर है, तो 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500, तो जमा की गई राशि बराबर है, एक कोई है एक्स, एक है वाई। अब क्या किया है कि एक्स ने 10% और वाई ने, एक्स ने जो दर ली है ना वो ली है 10% और वाई ने दर लिए वो कितनी लिए 15%, शायद 1 मिनट ना, सॉरी 12, वाई ने दर ली है 12% की। अब समय कितना है, समय 2 वर्ष और ब्याज भी कुल दे रखा है, समय इसमें भी 2 वर्ष और इसने भी 2 वर्ष, और इन इसके पास कुछ धनराशि थी, उसने 10% दर से 2 वर्ष के लिए, इसके पास कुछ धनराशि थी, उसने 12% की दर से 2 वर्ष के लिए। माना इसके पास धनराशि x थी और इसके पास धनराशि कितनी थी y थी, तो आप कहोगे पहले तो इस धनराशि का ब्याज फिर इस धनराशि का ब्याज, इन दोनों का टोटल ब्याज दिया, वो कितना दिया 2500 रुपये। तो निकालो ब्याज क्या क्या होता है, मूलधन इंटू दर 10 इंटू समय बट्टा 100, ये तो इसका, प्लस उसने क्या दिया, मूलधन कितना था उसका y इंटू दर कितनी थी 12 और समय था 2 बट्टा 100, तो इसका ब्याज और इसका ब्याज दोनों का ब्याज मिला के कितना हुआ, 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500, तो दोनों का ब्याज हो गया 2500 रुपये। ठीक है, अब आप कहोगे सरल करना कर लो, इसमें 2 का भाग 1 बार और इसमें 2 का भाग 50 बार, इसमें 1 बार और इसमें 50 बार, और सरल हो रहा है कर दो ऐसे ही। x ऊपर तो क्या बचा x इंटू 10 बट्टा नीचे कौन बचा 50 प्लस y इंटू 12 बट्टा 50 बराबर कौन है 2500। अब सरल करने के लिए आप ऐसा करो, इसको डायरेक्ट उधर ही भेज दो, हर समान है तो हर समान होता है तो भिन्नों की जोड़ आसान होती है, कि जो हर है वही हमारा आंसर का हर होगा, तो हर समान है तो हर लिख दिया हमने, और ऊपर 10 गुणा x कितने हो गई 10x प्लस 12 गुणा y कितने हो गई 12y बराबर 2500। आप कहोगे ये तो रहा 10x प्लस 12y, इस तरफ 50 इसके भाग में, उस तरफ जाएगा तो गुणों में, तो 2500
इंटू 50। आप कहोगे 10x प्लस 12y बराबर, इसको करवा दो आप गुणा 125 और लार जीरो है उतने लगा दो, 3 जीरो तो 3 जीरो। अब इसमें से कोई कॉमन आ रहा है, देखो कोई ऐसा ऐसा अंक जिसका भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, आप कहोगे 2 आ रहा है कॉमन, और वैसे आप चाहते तो यहाँ से भी काट सकते, इसमें 2 का भाग 5 बार, इसमें 25 बार, और इसमें 6 बार और इसमें 25 बार, और यहाँ से आपने लिया कॉमन, आपने कहा 2 का भाग जा रहा है, तो मैंने कहा कितनी बार जा रहा है कि 10x में जाएगा 5 बार और 12 में जाएगा 6 बार। तो इस प्रकार 2 कॉमन, अगर आप वापस 2 का करा दो गुणा, 2 का गुणा 5 के साथ तो 10, 2 का गुणा 6 के साथ तो 12, 12 बराबर कितना है 1,25,000, 1,25,000, 3 जीरो थे, ठीक है। अब ये 2 इसके गुणों में, तो इस तरफ आएगा तो भाग में, आप कहोगे 5x प्लस 6y बराबर 1,25,000 बट्टा 2, तो 5x प्लस 6y बराबर, बहुत 2 इसके अंदर भाग दो आप, 6 बार गया, फिर 2 बार गया, फिर 5 बार गया, और ये 62,500, ये आपकी बन गई समीकरण 1। इससे आगे तो हमारा दिमाग काम नहीं कर। प्रश्न में कोई हिंट दिया क्या? हाँ दिया हिंट कि प्रथम राशि का 1/4 शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। ये कह रहा है पहली राशि का 1/4 मतलब 1/4 भाग दूसरी राशि के 5वें भाग के बराबर है। यह शर्त हमारी दी गई है, वरना तो आगे हल नहीं होगा। x और y 2 अज्ञात राशियां हैं, तो 2 अज्ञात हल करने के लिए एक का तो पता होना चाहिए आपको। तो आप कहोगे ये दिया है कि पहली राशि का 1/4 भाग दूसरी राशि के 5वें भाग के बराबर है, ठीक है। अब करवा दो आप वज्र गुणा, आप कहोगे 5 गुणा x 5x और 4 गुणा y 4y, तो 5x का मान है वो 4y के बराबर है, तो ये रहा 5x। अब इस समीकरण 1 में आपको जहाँ 5x दिख रहा है उसकी जगह पे आपको क्या रखना है 4y रखना है, तो रखो समीकरण 1 से रखो इसमें ये मान, आपने रखा इसमें ये मान, तो 5x की जगह क्या आ गया 4y प्लस 6y बराबर 62,500। 6y और 4y कितने हो गए 10y बराबर 62,500। हमें चाहिए y का मान, और 10 इसके गुणों में तो उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो 62,500 बट्टा 10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि y का मान आ गया कितना 6250। यानी कि y ने जो धनराशि उधार दी थी वो तो दी थी कितनी 6250। अगला पूछा है x का, तो अब समीकरण ये काम है, लो भले ये जो y का मान है भले इसमें रखो भले इसमें रखो, ये थोड़ी आसान है, तो रखो इसमें, तो आप इसमें रखो y का मान रखो इसमें, आपको 5x बराबर 4 गुणा y का मान कितना है 6250, हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर 4 गुणा 6250, इसके गुणों में 5 इस तरफ आएगा तो भाग में, तो 5 का भाग 5 में एक बार, और 625 में 125 और 0 का 0। आप कहोगे x बराबर 4 गुणा 1250, तो करवा दो गुणा, 0 20 का 0 हंस लगी 2, 8 और 2 10 हंस लगी 1, 4 और 1 5, तो x ने जो धनराशि उधार दी थी वो कितनी दी थी 5,000 रुपये दी थी। अब प्रश्न में पूछा है कि कुल कितनी धनराशि उधार दी थी, तो x ने 5 और इसने 6250, तो कुल धनराशि, कुल उधार दी गई धनराशि हमें पता करनी है, तो बताओ। आप कहोगे x ने तो दी 5,000 और y ने दी 6250, जोड़ दो कितने हो गए 11,250, जो कि आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो हो सकता है कुछ ज़्यादा ही रपली कर दी इसको, लेकिन ध्यान रखना है क्या दिया है कि एक कोई व्यक्ति था जिसके पास धनराशि x थी, उसने 10% दर से 2 वर्ष के लिए दी। y के पास धनराशि y थी 12% दर से 2 वर्ष के लिए दी, तो कहा कि दोनों का कुल ब्याज है, तो इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला लगाओ इसके लिए और इसके लिए जोड़ के कर दो किसके बराबर 2500 के बराबर। फिर इस समीकरण को सरल करते जाओ, ये समीकरण हमें प्राप्त होगी। अब इससे आगे तो यह होगी नहीं, तो हमें वापस प्रश्न में ढूंढना है क्या कोई शर्त तो नहीं दे रखी है, तो शर्त दे रखी है कि पहली राशि का 1/4 दूसरी शेष राशि के 5वें भाग के बराबर है, तो पहली का 1/4 और दूसरी के 5वें भाग के बराबर। फिर यहाँ से हमने देखा जो 5x का मान है वो क्या है 4y, तो यहाँ 5x समीकरण में है तो रख दिया हमने 4y, और यहाँ से मिल गया y का मान, और फिर y का मान आप चाहो तो इसमें रखो, आप चाहो तो इसमें रखो, वहाँ से आपको किसका मान मिल जाएगा x का, तो x का मान 5,000, y का मान 6,250, तो टोटल कुल मिला के 11,250। अगला सवाल है 3,000 पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो आपको है
कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब ब्याज सहित वापस लेना, मतलब आपको मिश्र धन प्राप्त करना है वापस। ठीक है, अब प्रश्न में दिया है मूलधन कितना दिया है 3000 और समय दिया है कितना दिया है 2 वर्ष। ठीक है, और दर दे रखी कितनी 11%। अब पूछो सबसे पहले तो ब्याज, सबसे पहले आपको क्या निकालना है ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला पता है आपको, तो ब्याज बराबर दर वार्षिक है। ठीक है, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। मूलधन कितना है 3000 इंटू दर कितनी है 11 इंटू समय कितना है 2 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, आपका ऊपर रहा 30 गुना 11 गुना 2, 11 का गुणा 30 के साथ 330 और इसका गुणा 2 से कराओ तो 066। तो जो आपका ब्याज है ना वो तो है 660 रुपये। उसने कहा कितनी धनराशि प्राप्त होगी वापस, तो वापस धनराशि, वापस प्राप्त धनराशि, और वो आपकी क्या होगी मिश्र धन होगी। क्या होगी मिश्र धन, मतलब उसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होंगे। मूलधन प्लस ब्याज कितना है, मूलधन 3000 रुपये और ब्याज कितना है 660 रुपये, यानी कि 3660, जो कि आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो आपको ऐसे इन प्रश्नों को हल करना है। एक और रहा है कि 2100 मूलधन एवं 8% वार्षिक दर से 2 और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। कि मूलधन तो आपका 2100 ही है, दर एक बार आप दर भी फिक्स है 8%, एक बार आपको 2 वर्ष का निकालना ब्याज और एक बार इसी का निकालना है 3 वर्ष का, फिर उसमें कितना अंतर होगा वो आपको बताना है। तो आप कहोगे ठीक है, सबसे पहले ऐसे करता हूँ 3 वर्ष का अधिक होगा, तो ऐसे कहो 3 वर्ष का ब्याज और उसमें से घटा लो किसका 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज, यही तो कह रहा है पर्सन, उसका अंतर क्या करना हमें ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष का ब्याज मूलधन कितना है 2100 इंटू दर तो दोनों फिक्स है और इसमें समय है 3 बट्टा 100 माइनस मूलधन कितना है 2100, दर भी 8 है लेकिन समय कितना है 2 बट्टा 100। आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ऊपर रहा 21 गुणा 8 गुणा 3 माइनस यहाँ रहा 21 गुणा 8 गुणा 2। तब आप कहोगे ये तो कॉमन आ रहा है, ये भी क्या रहा है कॉमन आ रहा है, वरना आप चाहो तो क्या इन सब का कराओ गुणा, फिर इनका गुणा कराओ इनमें से घटा दो, वरना कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप देखोगे ये वाला भाग यही है यही है, तो आप कहोगे 21 गुणा 8 को तो ले लो 12, तो पीछे कौन बचा 3, बाहर कॉमन लेने का मतलब है इसके अंदर भाग दिया, अब इसके अंदर भाग दिया तो गायब हो जाएगा, पीछे कौन रहेगा 3 रहेगा, माइनस का माइनस, अब इसमें से कॉमन लेना है तो इसका भाग दो इसके अंदर, तो ये तो गायब हो जाएगा, पीछे कौन रहेगा 2 रहेगा। अब 3 में से गए 2, पीछे कितना बचा 1, तो 21 गुणा 8 गुणा 1 तो कितने हो जाएंगे 8 और 16 168, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा बी ऑप्शन होगा 168। तो ऐसे आपके एग्जाम में साधारण ब्याज के सवाल आते हैं, आप आराम से इनको हल कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एक बात और एक्स्ट्रा है वो समय के बारे में, अगर आपकी दर वार्षिक है तो समय वर्ष में लेना है, अगर आपके जो दर है वो क्या है 6 मई है तो समय आपको 6 महीनों को एक मानना है, और एक जैसे आपको कहे कि 2 वर्ष है और 6 मई लेनी है तो 4 6 मई लेनी है उसकी जगह पे। अगर आपकी दर है जो 3 मई है तो तीन महीनों को एक मानना है, जैसे 1 वर्ष का समय है तो 1 वर्ष में कितने त्रिमाई 4 त्रिमाई, फिर उसके बाद में आपको पता है ये मासिक हो तो फिर महीनों में लेना है, 2 वर्ष का समय है तो आपको उसकी जगह पे 24 लिखना है। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो आराम से। और अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो थी एक एक नियम और तुलनात्मक प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं क्या है एक एक नियम। एक एक नियम, एक एक नियम में क्या होता है कि आपको या तो एक वस्तु का मूल्य प्राप्त होगा और उसके सापेक्ष बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य पूछा जाएगा, या फिर आपको बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य प्राप्त मतलब आपके पास होगा और आपसे एक वस्तु का मूल्य पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक पेन का मूल्य है 10 रुपये, एक पेन का मूल्य है 10 रुपये, और आपको कहे कि 10 पेनों का मूल्य है, तो आप कहोगे ठीक है एक पेन का 10 है तो 10 गुणा 10 यानी कि 100 रुपये, तो 10 पेनों का रुपये मूल्य कितना हो गया 4 मतलब 100 रुपये। अगर आपको ऐसा नहीं कहकर ऐसा कैसा कहे कि 20 पेनों का मूल्य, पर्सन में ऐसा हो 20 पेनों का मूल्य और वो पर्सन में दिया हो 400 रुपये, कितना है 400 रुपये, और आपसे पूछा जाए कि एक पेन का मूल्य कितना है, तब आपको क्या करना है कि 20 पेनों का मूल्य, तो 20 पेनों का मूल्य बराबर 400 रुपये,
अब हमें चाहिए एक पेन का मूल्य, तो ये जो 20 इसके गुणों में उसको भेजना इस तरफ आ जाएगा भाग में, तो एक पेन का मूल्य बराबर 400 बट्टा 20 यानी कि 20 रुपये। तो ऐसे आपके एग्जाम में सवाल आएगा, या तो आपको एक किसी वस्तु की एक चीज़ की जानकारी दे रखी होगी और उसके सापेक्ष बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य पूछा होगा, या फिर बहुत सारे का दे रखा होगा और एक का मूल्य पूछा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमें हल करना है। जैसे ये प्रश्न है हमारे पास कि एक विद्यालय में 6 कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 642। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी? अब विद्यार्थियों की संख्या समान है, अब समान से ये पता चलता है, जैसे आपको पूछा जाए कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये तो 10 पेनों का मूल्य 50। ये आपने कब निकाला? कि जब एक पेन का रुपये समान मतलब मूल्य समान था। ऐसा तो है नहीं एक का 5 होता, एक का 7 होता, और अब मैं आपको पूछता अलग अलग भिन्न भिन्न मूल्य देते और पूछता, तो फिर आपको अलग अलग एक एक पेन का मूल्य पता होना चाहिए था। तो इसके लिए क्या है? समान की कंडीशन लागू होती है। तो 6 कक्षाएं और कितने विद्यार्थी है? 642। अब आपको चाहिए एक कक्षा में विद्यार्थी, तो 6 का भाग दे दो 642 में, मतलब 642 बट्टा 6 यानी कि 107। तो एक कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? 107 विद्यार्थी होंगे। तो ऐसे 107 एक में, फिर और 107 107 ऐसे 6 कक्षाएं मिलकर बनाई और टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 642 हो गए। ऐसे तो प्रश्नों को हल करना आसान ही है, कोई बात नहीं, एक का मूल्य पता हो फिर उसके सापेक्ष जैसे एक पेंसिल का आप आराम से हल कर सकते। अब गड़बड़ कहाँ होती है? तुलना वाले में, कि एक काम मतलब 10 व्यक्ति 3 दिन में करते हैं तो 5 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए समानुपाती और प्रतिलोमानुपाती राशियों की। तो लिखो आप तुलना 2 प्रकार से होती है किसी भी चीज़ की। एक तो तुलना होती है समानुपातिक तुलना, एक तो होती है समानुपातिक, और एक होती है प्रतिलोमानुपातिक। आपकी जो समानुपातिक तुलना है वही क्या है? एक एक नियम है। एक एक नियम इसी का भाग है कि एक का पता होता है और उसके सापेक्ष अन्य वस्तुओं का मूल्य पूछा जाता है। प्रतिलोमानुपातिक एक अलग चीज है, कैसे समझो देखो। इसमें क्या होता है? समानुपातिक और प्रतिलोमानुपातिक। समझो, समानुपातिक का मतलब होता है कि एक वस्तु चीज बढ़ेगी तो उसके साथ दूसरी चीज भी बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा आपको पेनों की संख्या और पेनों का मूल्य। अब जैसे जैसे पेनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे पेनों का मूल्य भी बढ़ेगा। जैसे आपके पास एक पेन है, एक पेन का मूल्य है 5 रुपये, आपके पास 2 पेन हुए तो 2 पेन का मूल्य 10 रुपये, 3 पेन हुए 3 पेन का मूल्य 15 रुपये, 4 पेन हुए तो 4 पेन का मूल्य 20 रुपये। आप देखोगे जैसे जैसे पेनों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पेनों का मूल्य बढ़ रहा है, एक समान अनुपात में बढ़ रहा है। एक था 5 हुआ, 2 था 10 हुआ, 3 था पर आप इनका अनुपात निकाल के देखना कि 1:5, और इसका सरल करोगे तो 2:10 है, इसको सरल करोगे कितना आएगा? 1:5 आएगा। एक समानुपातिक रूप से वृद्धि होती है। तो ये तो होता है समानुपातिक नियम। प्रतिलोमानुपात में क्या होगा? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे मैं आपको कहूँ व्यक्तियों की संख्या और काम करने में लगे दिन या घंटे, घंटे। तो जैसे मैं आपको कहूँ कि कोई काम 10 व्यक्ति है वो 2 दिन में करते हैं, और वही काम 5 व्यक्ति आप कहोगे 4 दिन, मतलब ज़्यादा ही लगेंगे। अगर व्यक्तियों की संख्या घट रही है तो दिनों की संख्या बढ़ रही है। तो प्रतिलोम अनुपात में ऐसा ही होता है, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, और एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। जैसे आपको पता होगा साल और समय के बारे में, साल और समय ये आपस में प्रतिलोम अनुपाती है। कैसे? कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगता है, और स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगता है। तो इन प्रश्नों को हल कैसे कैसे करना है? अगर आपका प्रश्न कोई समानुपाती का है, समानुपातिक और प्रतिलोमानुपातिक का प्रश्न, प्रतिलोमानुपातिक। समानुपातिक में आपको क्या करना है? जैसे एक पेन का मूल्य आपको पता है कि एक पेन का मूल्य है 5 रुपये। आपको पूछा है बहुत सारी पेनों का, जैसे पूछा है 10 पेनों का मूल्य, तो इस तरफ रखना आपको पेन, एक चीज रखनी समान संख्या के नीचे समान होनी चाहिए। इस तरफ मूल्य है तो मूल्य के नीचे भी मूल्य होना चाहिए, और पेन के नीचे भी पेन होना चाहिए। एक पेन का मूल्य 5 रुपये और 10 पेनों का मूल्य पूछा है
पता नहीं एक्स है। ऐसे आपको प्रत्येक सवाल में सारणी बनानी पड़ेगी। आपने कहा ठीक है सारणी बन जाए। पेन 1 है तो मूल्य 5 रुपये और 10 पेनों का मूल्य हमें पूछा है। समानुपाती क्या है तो सीधे सीधा अनुपात ले लो, ये बट्टा ये। आप कहोगे 1/10 बराबर 5/x। अब वज्र गुणा करवाना आता है आपको, ये संख्या इससे गुणा होगी और ये संख्या इससे। 1 गुणा x क्या हो गया, x हो गया। 5 गुणा 10 क्या हो गया, 50 हो गया। तो जो 10 पेनों का मूल्य होगा वो क्या होगा, 50 होगा। ये तो हमने मानना है ना, पता नहीं इसलिए x को माना है। वही अगर प्रतिलोम अनुपात का प्रश्न होता, ऐसे प्रश्न जैसे आपको पूछे कि व्यक्ति और काम में लगे दिन, काम में लगे दिन, तो आप कहोगे प्रश्न में दिया जैसे मैं आपको कहूँ 10 व्यक्ति कोई काम करते हैं 4 दिन में और वही काम आपको करवाना कितने दिन में, 2 दिन में, तो कितने व्यक्ति लगेंगे। या फिर आपको कहे 5 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, ये दे रखा होगा या ये पूछा होगा या ये दे रखा होगा और ये पूछा होगा। तो आप कहोगे ठीक है ऐसी सारणी बनाई मैंने। व्यक्ति के नीचे क्या है, व्यक्ति है, और काम के नीचे क्या है, काम में लगे दिनों के नीचे क्या है, दिन है। अब इसमें क्या लेना है, प्रतिलोम अनुपात है। एक का तो अनुपात सीधे सीधे लो कि 10/x। दूसरे को आपको क्या करना है, उल्टा करना है। समानुपात में दोनों ही हम क्या लेते थे, सीधे सीधे लेते थे, और इसमें एक को आपको क्या करना है, उल्टा करना है। आपने कहा समानुपात होता तो मैं कर लेता 4/2। अब प्रतिलोम अनुपात है, क्योंकि 1 बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, तो इसको उल्टा करना है, यानी कि 2/4। ये इसकी होती है विशेष कंडीशन। आप कहोगे 2 में 2 का भाग 1 बार, इसमें गया 2 बार, यानी कि 10/x बराबर 1/2। अब वज्र गुणा कराओ, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा। 10 का गुणा इसके साथ कितने हो गई, 20, और x का गुणा ये के साथ x। यानी कि अगर आप उसी काम में 20 व्यक्ति लगाओगे तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। तो ये होता है समानुपात और ये होता है प्रतिलोम अनुपात। देखो इन पर आधारित प्रश्न कैसे दिया है। 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये। 12 दर्जन पेन है और उनका मूल्य कितना है, 720। अगर आपको 1 दर्जन पेन का मूल्य चाहिए तो आप क्या करोगे, ये जो 12 है उसको इसके भाग में भेज दोगे। एक ही नियम है भाई 12 का दे रखा है और 25 का पूछा है, पेनों का मूल्य तो समान ही रहेगा। तो आप कहोगे 1 दर्जन पेन का मूल्य चाहिए तो मैं 720 में भाग दे दूंगा किसका, 12 का। तो देखो 12 का भाग, तो 1 दर्जन पेन का मूल्य आ जाएगा 720/12, यानी कि 60 रुपये। ये तो कितने का आया, 1 दर्जन का आया। और 1 दर्जन में कितनी पेनें होती हैं, 12 पेनें होती हैं। 1 दर्जन बराबर 12 पेनें। तो आप कहोगे ये तो 12 पेनों का मूल्य है, 12 पेनों का मूल्य, और वो कितना है, 60 है। हमें तो चाहिए 1 पेन का मूल्य, तो ये जो 12 है वो भेजोगे आप 60 के भाग में। तो 1 पेन का मूल्य, तो इस 12 को भेज दो आपका 60 के भाग में 1 पेन का मूल्य, तो हो जाएगा 60/12, यानी कि 5 रुपये। तो 1 पेन का मूल्य कितना आ गया, 5 रुपये आ गया। आप कहोगे पेन तो है 1 और मूल्य है 5 रुपये। अब आपको पूछा है कितने पेनों का, 25 पेनों का, तो इसको करा दो दोनों तरफ 25 से करवा दो गुणा, यानी कि इस तरफ तो 25 गुणा 1 कितने हो जाएंगे, 25 पेन हो जाएंगे। तो मूल्य भी 25 गुणा 5 यानी कि 125। ये तो हम कर सकते हैं एक ही नियम से। दूसरा है हमारा समानुपातिक नियम। इसमें कैसे लगोगे, आप कहोगे यहाँ तक तो इस हल करने पड़ेगा, उसके बाद में कहोगे कि इस तरफ तो पेन और इस तरफ मूल्य। पेन कितनी है, 1, मूल्य कितना है, 5 रुपये, और पूछा 25 पेनों का मूल्य और हमें पता नहीं है। अब समानुपाती के पेनों की संख्या बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा। तो समानुपाती का नियम क्या कहते हैं, अनुपात एज इट इज लिख दो, 1/25 बराबर 5/x। अब करवा दो आप वज्र गुणा, 1 का गुणा x के साथ तो x, 5 का गुणा 25 के साथ यानी कि 125। तो जो 25 पेनों का मूल्य होगा वो कितना होगा, 125 रुपये होगा, जो कि आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो आप चाहो तो एक नियम से कर सकते हो, आप चाहो तो समानुपातिक वाली सारणी विधि से भी इसे हल कर सकते हो। अगला सवाल देखो कि एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी। पहली बात तो ये है, छात्रों की संख्या साहब बढ़ो, छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो काम में लगे घंटों की संख्या घटेगी, और घंटों की संख्या बढ़ रही है इसका मतलब छात्रों की संख्या घटेगी। तो ये आपस में कैसा अनुपात हुआ, प्रतिलोम अनुपात हुआ। पहली बात तो ये सिद्ध हो गई कि इसमें क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात, एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, और दूसरा बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। डन। अब दिया क्या है, यहाँ तो आपको लिखनी है छात्रों की संख्या और यहाँ लिखनी है काम में लगे घंटे। आप कहोगे 12 छात्र काम करते हैं 7 घंटे, हमें कहा है कि 6 घंटों में काम करवाना है
और कितने छात्र चाहिए पता नहीं, x ये हमने माना है, ये हमने माना है, तो ये आपने बना दी सारणी। अब है प्रतिलोम अनुपात, तो ए का तो अनुपात एज इट इज लिखो 12/x। दूसरे का आपको क्या करना है, उल्टा करना है, 7/6 नहीं 6/7 करना है, ठीक है। अब कराओ वज्र गुणा, ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, तो आप कहोगे ये तो हो जाएगा 12 गुणा 7 और उस तरफ हो जाएगा 6 गुणा x। हमें तो चाहिए x का मान 6 इसके गुणों में, इस तरफ आएगा तो भाग में, तो 12 गुणा 7/6 बराबर x। 6 में 6 का भाग एक बार और 12 में 6 का भाग दो बार, आप कहोगे x बराबर 2 गुणा 7, यानी कि x का मान कितना आ गया 14 आ गया। तो आपको कितने छात्रों की आवश्यकता होगी 14 छात्र। अगर 14 छात्र होंगे तो वो काम 6 घंटों में कर लेंगे, 12 छात्र है इसलिए कितने में करें 7 घंटों में। अब छात्रों की संख्या बढ़ी तो घंटों की संख्या घटी, तो इस वजह से ये क्या है प्रतिलोम अनुपात है। अगला देखो, 5 पेंसिलों का मूल्य दे रखा है, 5 पेंसिल है और उनका मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है 3 सही 3/4। सबसे पहले तो इस मिश्र भिन्न को आप सरल भिन्न में बदलना है। कैसे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है, कैसे बदलोगे कि इनका तो होगा गुणा और यहाँ होगा योग। 4 का गुणा 3 के साथ कितने हो गए 12 और 12 में जोड़ो 3 यानी कि 15, 15/4। तो यहाँ दिया है कि 5 पेंसिलों का मूल्य है 15/4, तो एक पेंसिल का मूल्य, तो आप कहोगे एक पेंसिल का मूल्य चाहिए, तो ये जो 5 इसके गुणों में उसको भेज दो इधर भाग में, तो आप कहोगे 15/4 तो है ही और 5 आ गए भाग में, 5 का भाग 5 में एक बार और 15 में 3 बार, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य आ गए 3/4। अब प्रश्न में पूछा कितनी पेंसिलों का, 2 पेंसिलों का, तो दोनों तरफ 2 से करवा दो आप गुणा, 2 को कराओगे 1 से गुणा तो 2 पेंसिल हो जाएगी, और इस तरफ मूल्य यानी कि 3/4 किससे गुणा हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा, तो कैंसिल आउट, इसमें 2 का भाग एक बार इसमें 2 बार, यानी कितने आ गए 3/2 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये तो हुआ एक एक विधि से। दूसरा है हमारा समानुपातिक विधि, तो समानुपातिक विधि से करने के लिए ए का तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ दिया है कि इधर तो पेंसिल और इधर दिया पेंसिलों का मूल्य, कि एक पेंसिल का मूल्य तो कितना आया 3/4 और 2 पेंसिलों का मूल्य पूछा है हमें पता नहीं x। अब समानुपातिक है, पेंसिलों की संख्या बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा, तो समानुपातिक नियम लगा दो। समानुपातिक क्या कहता है समानुपातिक नियम, एज इट इज अनुपात लिख दो, 1/2 बराबर 3/4/x। अब आपको कराना है वज्र गुणा, x गुणा 1 x और इस तरफ है 3/4 और उससे गुणा हो जाएगा 2 का, 2 का भाग इसमें एक बार और 4 में 2 बार, तो x बराबर 3/2। और आप चाहो तो डायरेक्ट भी यहाँ रख सकते थे, 5 पेंसिल है और उसका मूल्य ये, और फिर ऐसा लिखते तो भी आपका आंसर कितना आता 3/2 आता, इतना करने की जरूरत भी नहीं होती। ये तो है हमारी एक एक विधि और ये है हमारी समानुपातिक विधि, दोनों विधि से आंसर एक ही आएगा। अगला देखो, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति दे रखा है, व्यक्तियों की संख्या और कितने घंटे करते हैं, घंटे दे रखे 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं, तो एक दिन 8 घंटे, 2 दिन में 16 और 3 दिन में 24 घंटे, तो 5 व्यक्तियों ने कुल काम कितने घंटे किया 24 घंटे किया, तब जाके वो काम किया हुआ पूरा हुआ। अब पूछा क्या है कि 3 दिन में, सॉरी ये तो करिए, एक व्यक्ति 4 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 4 तो घंटा है गुणा x, दिनों की संख्या से गुणा गुणा करोगे तो टोटल घंटा है वो उसने काम किया वो मिल जाएगा, तो 4 गुणा x और व्यक्ति कितना है 1 है, तो ये आपके बन गई सारणी। अब है क्या, समानुपात है या प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है, अगर व्यक्तियों की संख्या घटेगी तो घंटों की संख्या बढ़ेगी, तो अब आप कहोगे ये तो 5/x एक एज इट इज। अब प्रतिलोम अनुपात है, दूसरा हो जाएगा उल्टा, प्रतिलोम अनुपात, तो उल्टा करो इसे, तो ये हो जाएगा 4 गुणा x/24। अब 4 का भाग 4 में एक बार और 24 में 6 बार, आप कहोगे 5/1 बराबर x/6। अब करा दो वज्र गुणा, तो x का 5 का गुणा 6 से हो गया 30 और x का गुणा 1 से हो गया 1, यानी कि कितने दिन लगेंगे 30 दिन लगेंगे। अगर वो एक व्यक्ति 4 घंटे काम करके उस काम को पूरा करना चाहेगा तो उसमें टोटल कितने दिन लग जाएंगे, उसके 30 दिन लग जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन। अगला देखो, किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में करते हैं, मजदूर दिए हैं और आपको दिन दिए हैं, 2 मजदूर और दिनों की संख्या 8। उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए आपको 2 दिन में पूरा काम कराना है और अधिक कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे, आपको x मजदूर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो लगाओ आप, ऐसे मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घटेगी, इसका मतलब कैसा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम
अनुपात, एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। तो प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, इनका तो एज इट इज अनुपात 2/x, इनका क्या होता है, उल्टा होता है, 8/2 नहीं होकर 2/8 होता है। अब 2 में 2 का भाग एक बार और 8 में 4 बार, आप कहोगे 2/x बराबर 1/8। अब आप करवा दो वज्र गुणा, 4 का गुणा 2 के साथ कितने हो गए 8, और 1 का गुणा x के साथ मतलब x। तो टोटल मजदूर कितने लगेंगे, अगर 2 दिन में करवाना है तो 8 लगेंगे। और आपके पास है कितने, 2 तो पहले से है, अब पूछा कि और लगाने पड़ेंगे, तो आपके पास 2 तो है, टोटल लगेंगे 8, तो 2 है और 8 लगेंगे, तो और कितने लाने, 6 और लाने आपको, तब जाके वो काम 2 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, थोड़ा ध्यान से करना है ऐसे प्रश्नों को भाई। 8 भी ऑप्शन में आया है। 4 व्यक्ति ये काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमियों की संख्या दे रखी है, आदमी कितने 4, और काम पूरा करने में लगे दिन कितने 20 दिन। तो 10 व्यक्ति या 10 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो पता नहीं, x दिन में करेंगे। अगर आदमियों की संख्या बढ़ी है चाहे घटी है, तो अगर बढ़ेगी तो काम में लगे दिनों की संख्या घटेगी, और अगर आदमियों की संख्या घटेगी तो काम में लगे दिनों की संख्या बढ़ेगी। मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, और दूसरा बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब प्रतिलोम अनुपात होता है। तो आप कहोगे इसमें प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात। अब प्रतिलोम अनुपात वाले प्रश्न कैसे हल करते हैं, सीधे पहले तो एज इट इज 4/10, इसका उल्टा अनुपात देना, 20/x नहीं होके x/20। 20/x कब लेते हैं, जब समानुपात होता है, दोनों एक साथ साथ बढ़ती, जैसे किसी चीज का मूल्य और उनकी संख्या दोनों एक साथ बढ़ती है। तो आप कहोगे ठीक है, अब करा दो आप वज्र गुणा, तो 4 × 20 बराबर x × 10, हमें चाहिए x का मान, 10 इसके गुणों में, इस तरफ आएगा तो भाग में, आप कहोगे 4 × 20/10 बराबर x, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यानी कि 4 × 2 कितने हो गई 8 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो वो काम 10 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे, 8 दिन में पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा सेशन था आज का, एक एक नियम और तुलनात्मक प्रश्नों के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, पसंद आई होगी आज की क्लास। तो अब नेक्स्ट क्लास कल हो जाएगी। थैंक यू।